हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं दीपा जोशी बोलती किताबें चैनल में आपका फिर से स्वागत करती हूं। आज जो बुक हम लोग सुनने जा रहे हैं उसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। यह बुक रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर ऑथर हैं, उनके द्वारा लिखी गई है। रॉबर्ट कियोसाकी न सिर्फ एक बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं, उनका इंटरनेशनल लेवल के वो बिजनेसमैन भी हैं। रियल स्टेट में इनकी काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड क्लासेस, सेमिनार्स वगैरह देते हैं। रॉबर्ट न सिर्फ एक महान लेखक हैं बल्कि एक सफल निवेशक और एक प्रेरक वक्ता भी हैं। रिच डैड पुअर डैड उनकी सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली व बिकी जाने वाली बुक है। इस किताब के माध्यम से रॉबर्ट ने दुनिया को फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर एक नई सोच दी है। दोस्तों, यह किताब खुद लेखक की अपनी कहानी है। लेखक ने यहाँ पर अपने दो डैडियों के बारे में बताया है। एक उनके अपने डैडी जो बहुत पढ़े लिखे थे, दूसरे उनके दोस्त माइक के डैडी जिन्हें वे अपने अमीर डैडी कहते हैं, जिन्होंने उनको फाइनेंशियल शिक्षा सिखाई। यह पुस्तक अमीर बनने के उन रास्तों और उपायों को बताती है जो ना तो हमें स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, ना किसी अदर क्लासेस में। और दुर्भाग्य की बात तो यह है कि हमारे माता पिता भी हमें ठीक इसका उल्टा करने को बोलते हैं, क्योंकि उन्हें भी उनके स्कूल या उनके पेरेंट्स या किसी टीचर ने नहीं सिखाया। तो चलिए आज साथ मिलकर सुनते हैं कि वह कौन सी समझ है, कौन सी आदतें हैं जिनसे हमें फाइनेंशियल बुद्धि व फाइनेंशियल फ्रीडम हम इजीली हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं बुक पढ़ना स्टार्ट करूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह की जो भी यूज़फुल बुक्स हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि मेरे दो डैडी थे, एक गरीब एक अमीर, एक बहुत पढ़े लिखे और दूसरे सिर्फ 8वीं पास। दोनों ही डैडी अपने अपने कैरियर में बहुत सफल थे। दोनों ने जीवन भर कड़ी मेहनत की, दोनों ने पैसा कमाया, परंतु एक पूरी जिंदगी पैसे के लिए परेशान रहे। दूसरे अपने एरिया हवाई के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गए। एक डैडी को यह कहने की आदत थी कि मैं इसे नहीं खरीद सकता। दूसरे डैडी इन शब्दों के इस्तेमाल से ही चिढ़ते थे और जोर देकर कहा करते थे, इसके बदले कहो मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो पहला वाक्य नकारात्मक वाक्य है और दूसरा प्रश्नवाचक वाक्य। एक में बात खत्म हो जाती है, दूसरे में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मेरे अमीर डैडी ने मुझे सिखाया कि जब हम कहते हैं मैं नहीं खरीद सकता तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसके बजाय जब मैं ये सवाल करता हूँ कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, तो दिमाग काम करना शुरू कर देता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि उनका मतलब यह नहीं था कि जो मन में आया उसको खरीदने का सोचो। उनका मतलब है दिमाग को बहुत कसरत कराओ, हर चीज़ पर क्वेश्चन मार्क लगाकर सोचो, क्योंकि यह दिमाग दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर है। कसरत करवाने से यह तेज होता रहेगा। लेखक बताते हैं, हालांकि मेरे दोनों डैडी अपने काम में कड़ी मेहनत करते थे, परंतु पैसों के मामले में मैंने देखा एक डैडी ज़्यादा दिमाग पर जोर नहीं डालना चाहते थे, दूसरे लगातार दिमाग को कसरत करवाते रहते थे। नतीजा यह हुआ, एक आर्थिक रूप से मजबूत होते चले गए और दूसरे कमज़ोर। एक डैडी कहते थे मेहनत से पढ़ो ताकि एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, दूसरे डैडी कहते थे मेहनत से पढ़ो ताकि एक अच्छी कंपनी खरीदने का मौका मिल जाए। एक का कहना था पैसों के मामले में सुरक्षित कदम उठाओ, खतरा मोल मत लो, और दूसरे डैडी का कहना था खतरों का सामना करना सीखो। एक डैडी पैसा बचाने के लिए हमेशा परेशान रहे, दूसरे डैडी एक के बाद एक निवेश करते रहे। एक डैडी ने मुझे अच्छी नौकरी पाने के लिए अच्छे से बायोडाटा कैसे लिखा जाए यह सिखाया, और एक डैडी ने सिखाया कि कैसे मजबूत व वित्तीय योजनाएं बनाई जाएं जिससे मैं नौकरियां दे सकूं लोगों को। ऑथर आगे कहते हैं कि इन दोनों के साथ रहने से मुझे एक और महत्वपूर्ण बात यह पता चली कि विचारों का जीवन पर कितना असर होता है। मैंने पाया कि दरअसल लोग अपने विचारों से ही अपने जीवन को दिशा देते हैं, क्योंकि मेरे गरीब डैडी हमेशा कहा करते थे कि मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और उनकी यह भविष्यवाणी सच निकली। दूसरी ओर अमीर डैडी हमेशा से खुद को अमीर समझते थे। एक बार बड़े आर्थिक झटके के बाद जब वो दिवालियेपन की कगार पर आ पहुंचे, तब भी वे खुद को अमीर कहते थे। वे कहते थे गरीब होने और पैसा न होने दोनों में बहुत फर्क है। पैसा न होना अस्थायी टेम्परेरी हो सकता है, परंतु गरीबी परमानेंट है, स्थायी है।
मेरे गरीब डैडी यह भी कहा करते थे कि मेरी पैसे में कोई रुचि नहीं है, पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि अमीर डैडी कहते थे पैसे में बहुत ताकत है। दोनों ही ज्ञान व शिक्षा को महत्वपूर्ण समझते थे, परंतु क्या सीखा जाए, क्या सिखाया जाए, इस बारे में दोनों की राय बिल्कुल अलग अलग थी। 9 वर्ष की आयु में मैंने फैसला कर लिया कि मुझे पैसों के बारे में अपने अमीर डैडीज़ की ही मैं बात सुनूंगा और उनसे ही मैं सीखूंगा। एक बार जब मैंने यह फैसला कर लिया, उसके बाद मेरी धन संबंधी शिक्षा शुरू हो गई। मुझे मेरे अमीर डैडी ने 30 साल तक धन संबंधी जो भी शिक्षाएं दी, उनको मैंने आपके समझने के लिए इजी वे में 6 पार्ट में डिवाइड किया है। आइए वो 6 सबक हम लोग शुरू करते हैं। पहला सबक, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। पहला सबक जो मेरे अमीर डैडी ने मुझे और माइक को सिखाया वो यह है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। वे चाहते थे कि हम दोनों इस रैट रेस चूहा दौड़ से बाहर आएं, जिसमें एक बच्चा स्कूल जाता है, मेहनत से पढ़ाई करता है, बहुत अच्छी नौकरी चाहिए तो अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब अच्छा कॉलेज मिलेगा और तभी तो अच्छी नौकरी मिलेगी। अच्छी नौकरी मिलने के बाद, सब सुविधाएं आने के बाद उसको लगता है कि अब सब सेट है, ऐशो आराम की लाइफ हम बिता सकते हैं। उसके बाद शादी होती है, डबल इनकम घर में आ जाती है, तो घर की ज़रूरत लगती है, घर खरीदना पड़ता है, फिर गाड़ी आती है। ऑफकोर्स ये सब करने में मंथली इंस्टॉलमेंट भी स्टार्ट हो जाती है। देन उसके बाद उनके बच्चे, फिर उनके स्कूल की हैवी फीस। अब हम कभी भी इन पैसों के डर से शायद इस रैट रेस से बाहर नहीं आ सकते हैं। तो मैंने सवाल पूछा, तो डैडी क्या ज़्यादा पैसा आना भी इस रैट रेस के बाहर आने का समाधान नहीं है? तो डैडी बोले, बिल्कुल भी नहीं। उल्टा जो लोग किसी वस्तु को पाने के लिए, चाहे वो घर हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे आपके घर का सोफा हो, कुछ भी, इन वस्तुओं को पाने के लिए अगर आप पैसा कमा रहे हो तो वे मानते हैं कि पैसे से सुख खरीदा जा रहा है, परंतु यह खुशी बहुत कम समय की होती है। ऐसे में ज़्यादा खुशी, ज़्यादा आनंद, ज़्यादा सुरक्षा के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है और इसीलिए वो काम करते ही रहते हैं। ऐसी सोच वाले अमीर भी दुखी रहते हैं, क्योंकि पैसा जाने का डर, पैसा जाने के बाद में ये सब सुख सुविधाएं जाने के डर में वो हमेशा रहते हैं। अगर आपके मन में पैसे का डर जगता है, तत्काल नौकरी करने की दौड़ लगाओ मत। डैडी ने मुझे बताया कि अगर आपके मन में पैसे का डर जागता है, पैसे की कमी का डर जागता है, तो तत्काल नौकरी करने की दौड़ मत लगाओ। कुछ रुपयों के सहारे यह डर मर जाएगा। इसके बजाय खुद से यह सवाल पूछो कि अगर सिर्फ ये नौकरी ही समस्या का समाधान है तो क्या मैं ये हमेशा करता रहूँगा? मैंने उनको पूछा, परंतु मेरे डैडी कहा करते हैं स्कूल में पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ ताकि तुम्हें अच्छी नौकरी मिल सके, तो क्या वो गलत हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। वे तुम्हें प्रेम करते हैं और वो शायद डरे हुए भी हैं कि तुम अगर पैसा नहीं कमा पाओगे तो इस समाज में फिट नहीं हो पाओगे, और उनका डर सही भी है। शिक्षा और नौकरी महत्वपूर्ण भी हैं, परंतु इससे डर का इलाज नहीं होगा। और मैं तुम्हें पैसे की ताकत पर काबू पाना सिखाना चाहता हूँ ताकि तुम्हारे मन से पैसों का डर निकल जाए। अगर तुम इसे नहीं सीखोगे तो तुम पैसों के गुलाम बन जाओगे। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? सैलरी की ज़रूरत को कुछ समय के लिए भूलकर सिर्फ सीखने के लिए मुफ्त में काम करो। आपका दिमाग पैसा कमाने के लिए एक से एक उपाय बताते रहेगा और उस पैसा कमाने के तरीकों से तुम नौकरी से ज़्यादा कमा पाओ। तुम ऐसी चीज़ें, ऐसे मौके देख लोगे जो ज़्यादातर लोग देख ही नहीं पाते। इसका कारण यह है कि वे पैसे व सुरक्षा ढूंढते रहते हैं, और अगर तुम मौका भांपने में सफल हो जाओगे तो तुम पूरा जीवन ऐसा कर सकते हो और बिना पैसे के लिए काम करे भी तुमको पैसा मिलता रहेगा। सबक नंबर 2, पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। दूसरा सबक जो हमारे अमीर डैडी ने हमको सिखाया वह यह है कि पैसों की समझ सीखना क्यों ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि संपत्ति एवं दायित्व के बीच के अंतर को पहचानना ज़रूरी है। एक बार आप अगर यह समझ लेंगे तो फिर हमेशा आमदनी देने वाली संपत्ति को लगातार खरीदने की कोशिश करते रहेंगे। यह अमीरी की राह पर चलने वाला सबसे बढ़िया तरीका है। इसको समझने का सबसे आसान फॉर्मूला यह है कि संपत्ति वह चीज़ है जो जेब में पैसा डालती है और दायित्व वह चीज़ है जो जेब से पैसा निकालती है। इसका उदाहरण बताते हुए लेखक हमको बताते हैं कि हम बड़ा एक घर खरीदते हैं हमारे रहने के लिए, तो वह हमारी संपत्ति नहीं है, वह हमारा दायित्व है। किंतु आप अगर ऐसा घर खरीदते हैं जहां से आपको मंथली रेंट मिलता है तो वह आपकी संपत्ति है।
पैसे से संबंधी यह ज्ञान आपको पता होना ही चाहिए, नहीं तो लोग एसेट समझकर लायबिलिटी खरीदते रहते हैं। लेखक बताते हैं, मैंने ऐसे बड़े बड़े एक्टर, स्पोर्ट्समैन देखे हैं जिनके पास एक समय में बहुत पैसा आता है, किंतु उनको संपत्ति बनाना नहीं आता। दायित्व व संपत्ति का फर्क पता नहीं होने के कारण वो सब कुछ गंवा भी देते हैं। ऑथर बताते हैं कि मैं जब स्कूल में था तो टीचर कहते थे, अगर तुम अच्छे नंबर नहीं ला सकते तो तुम दुनिया में कुछ काम नहीं कर सकते थे। तब मुझे लगने लगा था कि स्कूल कई हद तक बच्चे की रचनात्मकता को नष्ट कर देता है। तीसरा सबक, अपने काम से काम रखो। ऑथर कहते हैं, लोगों की जिंदगी में पैसे की कमी इसीलिए आती है क्योंकि वो सारी जिंदगी दूसरों के लिए काम करते हैं। उनकी जिंदगी सिर्फ तनख्वाह के चारों ओर घूमती रहती है। आर्थिक रूप से सुरक्षित बनने के लिए किसी आदमी को अपने काम से काम रखने की जरूरत है। आप चाहे नौकरी करें या व्यवसाय, आपको अपनी संपत्ति वाला कॉलम हमेशा बढ़ाते रहना है। अमीर लोग संपत्ति पर ध्यान देते हैं जबकि बाकी लोग इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान देते हैं। ऐसी चीजें अपने जीवन में जोड़ना आरंभ करें जिनसे आपको तब भी आमदनी होते रहे जब आप पैसों के लिए काम न भी करना चाहें। ऑथर समझाते हैं, जब मैं कह रहा हूँ अपने काम से काम रखो तो मेरा मतलब है आप अपनी संपत्ति वाले कॉलम को बढ़ाते रहो। सबक नंबर 4, टैक्स का इतिहास व कॉरपोरेशन की ताकत। इस सबक में ऑथर हमको यह बताते हैं कि मेरे पढ़े लिखे डैडी शिक्षा के इतिहास का कमाल का ज्ञान रखते थे और मेरे अमीर डैडी टैक्स के इतिहास में विशेषज्ञ थे। उन्होंने हमको बताया कि टैक्स शुरुआत में अमीरों पर लगा, इसीलिए गरीब व मध्यम वर्गीय लोगों ने इसे मान लिया। उनको लगा कि अमीरों को सजा देने व गरीबों और मध्यम वर्ग की मदद के लिए है। इसी कारण जनता ने इसका समर्थन किया। बाद में यह वैधानिक बन गया। पूंजीपतियों ने इससे बचने का तरीका खोजने के लिए पैसों की समझ का इस्तेमाल किया। वे कॉरपोरेशन की सुरक्षा में चले गए। कॉरपोरेशन मतलब एक कानूनी दस्तावेज है। अमीर डैडी ने मुझे हमेशा याद दिलाया कि ज्ञान ही वह ताकत है और पैसे के साथ जो ताकत आती है उसे बनाए रखने के लिए और कई गुना ज़्यादा करने के लिए सही ज्ञान की ज़रूरत होती है। ऑथर कहते हैं, एक बार जब हमको पैसे की ताकत का ज्ञान हो जाता है फिर हमें पैसे के हिसाब से स्मार्ट हो जाना चाहिए। टैक्स कानून की समझ होना बहुत ज़रूरी है। मेरे अमीर डैडी वकील व टैक्स अकाउंटेंट को बहुत अच्छा वेतन देते थे। आपको फाइनेंशियली साक्षरता का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको अकाउंट्स, निवेश, इन्वेस्टमेंट, बाजार की समझ, कानून, टैक्स, इन सब की जानकारी लेनी चाहिए। इन क्षेत्रों के एक्सपर्ट लोग आपके पास में होने चाहिए। 5वां सबक, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। ऑथर बताते हैं, मैंने हजारों बच्चों को पढ़ाया है, सभी में मैंने एक बात देखी है कि हम सब में बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं और हमें प्रकृति ने बहुत सारे उपहार दिए होते हैं, परंतु जो चीज़ हमें पीछे धकेलती है वह है खुद के बारे में शंका। तकनीकी जानकारी की कमी के कारण हम पीछे नहीं रहते हैं, बल्कि आत्मविश्वास की कमी के कारण हम पीछे रहते हैं। एक बार जब हम स्कूल छोड़ देते हैं तो अच्छे नंबरों का खास महत्व भी नहीं होता है। शैक्षणिक माहौल से बाहर आने के बाद असली जीवन में जिन अच्छे नंबरों से ज़्यादा जिन महत्वपूर्ण चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसको गट्स, बहादुरी, चालाकी, साहस, निरंतरता, प्रतिभा, जोखिम लेने की क्षमता, रिस्क कैपेसिटी, इन अलग अलग नामों से हम पुकार सकते हैं। एक अध्यापक के रूप में मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है कि विद्यार्थी जवाब जानते थे परंतु जवाब देने की हिम्मत ही नहीं होती थी। असल जिंदगी में स्मार्ट लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, बहादुर लोग आगे बढ़ जाते हैं। फाइनेंशियल बुद्धि का मतलब है ज़्यादा ऑप्शंस, ज़्यादा विकल्प आपके पास होना, और अवसर आने पर अगर वो विकल्प आपके पास नहीं भी आ रहे हैं तो आप अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर अवसर आपके पास आ रहा है और आपके पास में पैसा नहीं है, बैंक लोन नहीं दे रहा है, तो इस अवसर का लाभ आप कैसे उठा सकते हैं, यह सोचना और इसी बात के लिए अपना दिमाग दौड़ाना, यही फाइनेंशियल बुद्धि है। ज़्यादातर लोग यह समाधान जानते ही नहीं, वह एक ही समाधान जानते हैं, कड़ी मेहनत करो, बचत करो और नहीं हुआ तो उधार लो, लोन लो। अमीर डैडी ने एक और महत्वपूर्ण बात हमको सिखाई कि पैसा असली नहीं है। हमारे पास जो असली शक्तिशाली पूंजी है उसका नाम है हमारा दिमाग। अगर इसको अच्छे से प्रशिक्षित किया जाए तो यह पल भर में ढेरों दौलत कमा सकता है। सबक नंबर 6, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम नहीं करें। इस अध्याय की शुरुआत ऑथर एक रिपोर्टर के उदाहरण के साथ करते हैं।
जो उनके इंटरव्यू के लिए आई। रिपोर्टर ने लेखक को बताया कि मैं आपकी तरह बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहती हूँ। लेखक बताते हैं कि मैंने उस महिला के लेख पढ़े भी थे, उनमें स्पष्टता थी और दम था। मैं उनसे प्रभावित भी था। तो मैंने कहा, आपकी शैली प्रभावित है, तो कौन सी चीज़ आपको अपने सपनों को हकीकत बनने से रोक रही है? उसने कहा, पता नहीं। हर आदमी कहता है मेरा उपन्यास बहुत बढ़िया है, पर यह बिकता नहीं। इसीलिए खर्चा चलाने के लिए मैं एक न्यूज़पेपर एजेंसी में काम कर रही हूँ। क्या आप मुझे कुछ सुझाव दे सकते हैं सर? तो ऑथर ने बोला, यस ऑफ कोर्स, आप बेचने की ट्रेनिंग लीजिए। वह नाराज सी हो गई। मैं सेल्समैन से नफरत करती हूँ और आप मुझे क्या सुझाव दे रहे हैं? मैं अभी अपना लिखने का काम छोड़ के सेल्समैनशिप का काम करूँ? मैंने टेबल पर रखी हुई मेरी पुस्तक उठाई और कहा, देखो इस पर क्या लिखा है, बेस्ट सेलिंग बुक, बेस्ट राइटिंग बुक नहीं। वो बोली, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, मैं लेखक हूँ, सेल्समैन नहीं। दोस्तों, दुनिया स्मार्ट, गुणी, शिक्षित, बहुत प्रतिभा संपन्न लोगों से भरी पड़ी है, परंतु दुखद सत्य तो यह है कि सिर्फ प्रतिभा पर्याप्त नहीं होती है। मेरे पढ़े लिखे डैडी कहते थे, ज़्यादा सम्मान, ज़्यादा पैसा पाने के लिए एक क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करो, और अमीर डैडी ठीक इसका उल्टा करने को प्रोत्साहित करते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी कंपनी में हमको कई सालों तक कई अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कराया। हालांकि मैं कभी अकाउंटेंट नहीं बन सकता था, ना ही बनना चाहता था, बट वे चाहते थे कुछ समय मैं उस विभाग में रहकर मोटी मोटी बातें समझ लूँ। वे जानते थे कि मैं उस डिपार्टमेंट के मुख्य शब्द व काम पकड़ लूँगा तो मेरा दिमाग मुझे इतना तो बता ही देगा कि इनमें से क्या महत्वपूर्ण है और क्या महत्वपूर्ण नहीं है। इसीलिए मैंने एक बस बॉय, कंस्ट्रक्शन वर्कर, सेल्स, रिजर्वेशन, मार्केटिंग, कई कंपनियों की नौकरियां की और वहां बहुत मेहनत से बहुत कुछ सीखा। और एक टॉप पोजीशन पर पहुंचने के बाद जब मुझे लगा कि अब वहां पे सीखने के लिए बहुत कुछ नहीं है, तो मैंने नौकरियां छोड़ दी। आज मैं युवा लोगों को यह सलाह देना पसंद करूंगा कि नौकरी ढूंढते समय इस बात पर कम ध्यान दें कि वह कमा कितना रहे हैं, इस बात पर ज़्यादा ध्यान दें कि वो सीख कितना रहे हैं। एक बार इस रैट रेस में फंसने से पहले यह देख लो कि और कौन कौन से टैलेंट और एक्सपर्टीज़ आप में और सीखना बाकी है, ताकि आप बाद में ज़रूरत पड़ने पर अपना काम भी कर सको। क्योंकि एक बार आप इस बिल चुकाने की प्रक्रिया में फंसोगे तो निकलना बहुत मुश्किल है। सफलता के लिए जिन एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है वे हैं कैश फ्लो मैनेजमेंट, सिस्टम का मैनेजमेंट, लोगों का मैनेजमेंट। ऑथर कहते हैं, मुझ पर 2 डैडी की छाप है। मेरा पहला हिस्सा कट्टर पूंजीपति का है जो पैसे से पैसा कमाने के खेल से प्रेम करता है, और दूसरा हिस्सा सामाजिक रूप से जिम्मेदार शिक्षक का है जो गरीब और अमीरों की बढ़ती खाई से बहुत चिंतित है। और इस बढ़ती खाई के लिए मैं मूल रूप से हमारी शिक्षा प्रणाली को जिम्मेदार समझता हूँ। तो दोस्तों, इस बुक में हमने देखा कि रॉबर्ट कियोसाकी हमको ये बताने की कोशिश करते हैं कि स्कूली शिक्षा जितनी ज़रूरी है उतनी ही ज़रूरी फाइनेंशियल शिक्षा भी है। यहाँ मैं आपको और एक बात बताना चाहूँगी कि वे पढ़ना, लिखना या शिक्षा को गलत नहीं बोल रहे हैं। वे हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि स्कूली शिक्षा के बाद भी सीखना बंद मत करो। स्कूली शिक्षा अगर नौकरी पाने के लिए आपको चाहिए तो जीवन में फाइनेंशियल शिक्षा भी ज़रूरी है। नौकरी करते करते अपने अंदर और एक नया टैलेंट सीखने की कोशिश करो ताकि फाइनेंशियली फ्री भी रह सको। और अगर कभी यह महसूस हुआ कि इस रैट रेस में नहीं रहना है तो उस एक टैलेंट या हुनर का इस्तेमाल करके आप इस चूहा दौड़ से बाहर निकल सकते हो। इसके लिए लेखक सबसे अच्छा उपाय यह बताते हैं कि हमने अपने एसेट या संपत्ति वाला कॉलम बढ़ाते रहना चाहिए ताकि हमको एक्स्ट्रा इनकम होती रहे। फ्रेंड्स, अगर आप यह सोच रहे हैं कि मेरे पास तो बहुत कम पैसे हैं तो इस पैसे में मैं क्या संपत्ति खरीदूं, इसके जवाब में मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगी जो लेखक ने हमको इस पुस्तक में बताई थी कि अपने से प्रश्न पूछो कि यह मैं कैसे कर सकता हूँ। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि यह पुस्तक आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि अगर आप इस बुक के मेन पॉइंट्स फिर सुनना चाहते हैं और आधे घंटे का टाइम आपके पास में नहीं है तो इसी चैनल में 5-6 मिनट का एक और वीडियो है जिसमें मैंने आपको ये 6 कदम संक्षेप में समझाने का प्रयत्न किया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करके दूसरे लोगों की भी फाइनेंशियल सोच में चेंज लाने का एक कदम ज़रूर उठाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई बुक के साथ। थैंक यू वेरी मच।